नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नेपाल में सरकार जो अंतरिम है वो बन गई है, वहाँ कार की शपथ ले चुकी है। वो अब जैन जी के जो स्वीकृत लोग हैं उनको वो सरकार में शामिल कर सकती हैं। उसमें घिसिंग भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक्स मैन के तौर पर जो एक नाम है वो शामिल हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग वहाँ उसमें जो जिनको इस मूवमेंट में आप देख रहे थे, चाहे बालन शाह हो, इन तमाम लोगों के सरकार में शामिल होने की बात है। चुनाव की तिथि उन्होंने घोषित कर दी है। लोग अलग अलग तरीके से इस पूरे चुनाव के दौरान या इसके दौरान जो भी ये हासिल हुआ है नेपाल में, या नेपाल को जो हासिल हुआ है उसके सबक हिंदुस्तान में जो क्या हो सकते हैं, इस पर बातचीत सबसे ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसी बीच में कल एक छोटी सी खबर ने बहुत बड़ा ध्यान आकर्षित किया। वो ये था कि संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद, 2 बार सांसद रहे और इस बार हरेंद्र मलिक से चुनाव हार गए, यानी समाजवादी पार्टी के सांसद से वो लोकसभा चुनाव हारे। और उसके बाद उन्होंने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है दिल्ली का, उसका चुनाव लड़ा। आपने देखा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में लोग जाने इस देश के, क्योंकि यूट्यूबर्स ने इसको बहुत फेमस किया। अमित शाह बनाम योगी की लड़ाई के तौर पर इसको दिखाने की कोशिश की। ये भी कहा कि ये साहब मोदी और शाह की टीम की तरफ से संजीव बालियान हैं और योगी या राजपूत लॉबी के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी हैं। राजीव प्रताप रूडी लगातार लगभग 2 दशकों से इस क्लब के मेंबर हैं, यानी ये मान सकते हैं आप 2 दशकों से योगी जो है या राजपूत लॉबी रूडी को वहाँ रखे हुए हैं, अगर हम इन यूट्यूबर्स के आइडिया को देखें। खैर वो तो अलग बात है, मैं उस पर पहले भी बता चुका कि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूं कि कोई पार्टी की लड़ाई किसी एक ऐसे क्लब की मेंबरशिप के लिए दिखाई देगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत ही मुश्किल बात मुझे लगती है। लेकिन चूँकि दौर उसी तरह का है तो वो, लेकिन संजीव बालियान ने अब उसमें एक आरोप लगाया है। उसने कहा कि वोट चोरी हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आरोप है, क्योंकि एक ऐसा जो 2 बार का सांसद रह चुका हो, जो साथ में जो जिसको ये कहा जा रहा हो कि वो मोदी का जो मोदी और शाह की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सेदार था, वो इस तरह का आरोप उस वक्त लगाए जबकि इस तरह की शब्दावली का आरोप विपक्ष लगातार हमले में कर रहा है। यहाँ तक कि आज देश के प्रधानमंत्री मिजोरम में हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में रहेंगे नॉर्थ ईस्ट के, और वो इम्फाल जा रहे हैं, यानी वहाँ जा रहे हैं, चूराचांदपुर जाएंगे और इम्फाल जाएंगे, जहाँ पिछले 2023 के बाद से हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद एक आग लगी हुई है। और मैतेई और कुकी के बीच में जिस तरह का जो वॉर हुआ है, वॉर ही उसको कहना चाहिए, इंटरनल वॉर की तरह वो हुआ है, जिसको कंट्रोल करना आसान नहीं था। तो वहाँ जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो राहुल गांधी के मुताबिक वो कोई खबर नहीं, इस देश में सिर्फ मुद्दा एक ही है, वोट चोरी का। और आप उस समय अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि चुनाव में वोटों की चोरी कौन? संजीव बालियान। तो आप उनके तर्क पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपको इस खबर पर आऊँगा कि आखिर क्यों ये इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा है, नेपाल से हासिल सबसे बड़ा सबक है, और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो जंग है जो वो आने वाली पीढ़ी को जीतकर एक सुरक्षित भारत सौंप सकते हैं। संजीव बालियान ने कहा कि इस चुनाव में वोट चोरी हुई है। इसके तर्क उनके क्या है? उन्होंने कहा कि पहले बताया गया कि 629 वोट पड़े, फिर घंटे बाद 40 वोट और बढ़ गए। कम से कम 2 सांसद, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह और बसपा के पूर्व सांसद राजाराम के वोट किसी और ने दिया है। मतदाता सूची में सांसदों के नाम थे, ये नहीं पता चला उनके वो नाम पर वोट पड़ा या नहीं। मैं तो खुद मांग रहा हूं कि देश में SIR होना चाहिए। PM से अपील करता हूं कि देश भर में SIR कराया जाए। पार्टी के स्तर पर चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने अपने सांसदों को दबाव डाला कि वो रूडी को वोट दें। वो आपको मालूम है कि ये लड़ाई किस तरह से थी। पहले भी ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ। दरअसल यूट्यूबर्स के लिए ये शायद पहली बार हुआ, और ख़ास तौर से जो यूट्यूबर्स इस मुद्दे को सामने लाना चाहते थे, एक ग्रुप खास के लोग हैं जो इसको लाना चाहते थे, और उनके ट्रैप में बाकी तमाम यूट्यूबर्स भी आए।
चाहे वो राष्ट्रवादी के नाम से अपने आप को कहते हों कि वो उस पर आ गए, और उन्होंने पार्टी के अंदर की स्ट्राइफ यानी एक वॉर को बताया। उनकी बातों से भी यही आम जनता को समझ में आ रहा था कि साहब पार्टी के अंदर एक लड़ाई चल रही है। बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी शाह के साथ एक गुट है और दूसरा गुट योगी के साथ है, और जो बहुत प्रभावशाली दिख रहा है। ये पूरा इंप्रेशन गया था। और इससे पहले इसकी शुरुआत जो की थी वो आपको मालूम है कि वो उन लोगों ने की थी जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी या शाह सबको अपने निशाने पर रखकर जिस तरह के एजेंडे के साथ करते हैं वो आपको सबको दिखाई देता है। तो वो लेकिन चूँकि अगर आपके पास दोस्त ही आपने गार्ड ही आपने बंदर रख लिया है तो उसमें आपकी नाक कब तक बचेगी ये तो आपके ऊपर है। अब उनका जो बालियान ने कहा है उन्होंने कि साहब ये कोई नई बात नहीं, बात सही है। आप इस चुनाव में पहले रामनाथ कोविंद, विजय गोयल, एक दूसरे नेता जो है लड़ते रहे और हारते रहे, जीतते रहे, लेकिन सुर्खियाँ क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी से बन गई। खैर हमारा ये इशू नहीं है कि वो संजीव बालियान क्या कह रहे हैं, क्योंकि संजीव बालियान ने तो इस पूरे मसले को इस जगह तक ले जाएगा और उनके हिसाब से देखें तो उनको इससे बहुत फ़ायदा हो गया है, क्योंकि उनका नाम चर्चाओं में आ गया। 2 बार चुनाव हारने के बाद, मतलब माफ़ कीजिएगा, 2 बार जीतने के बाद वो जब पिछली बार चुनाव हारे यूपी से, तो बहुत राजनीति में उनको अगर आप देखेंगे तो खोजना भारी हो रहा था। लेकिन इस पूरी उसके बाद उनका नाम चर्चाओं में आ गया तो उनको तो फ़ायदा हो गया। तो इस तरह का बयान जो है वो उसी का एक फ़ायदा, और वो भी ऐसे वक्त में जब पार्टी उस नारे से जूझ रही हो। यानी प्रधानमंत्री मोदी जब इम्फाल जा रहे हैं तब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो मुद्दा नहीं है जिसके लिए वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचे इम्फाल। आपको याद होगा उनके प्रवक्ताओं ने लगातार सब तरफ से उनके सारे यूट्यूबर्स जो पूरे तौर पर कभी पत्रकार होने का एक दिखावा लंबे समय तक करते रहे, वो तमाम लोग भी ये सवाल करते रहे। अब वो प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो विपक्ष कोई सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि वहां अब शांति हो गई, वहां से आप वोट स्पिनिंग नहीं कर सकते। वोट चोरी एकमात्र मुद्दा है जो आपको इस पूरे हिस्से में कुछ दे सकता है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। और ऐसे में अगर बीजेपी का ही कोई पूर्व सांसद इसको, और वो भी क्लब के एक अंदर की वोटिंग को इस तरह से जोड़ देता है तो ये कई सारे सवाल खड़ा करता है। तो लेकिन नेपाल का सबक क्या है? चूंकि लंबे समय से अगर आप देखेंगे इस समय इस देश में वोट चोरी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, और चाहे वो शरद पवार हो, यानी सुदूर पूरे देश में जो भी विपक्ष है इस वक्त इस मुद्दे को इस तरह से बुना रहा है, इसको इस तरह से गुंजा रहा है कि हर आदमी के जहन में ये कहीं ना कहीं पैबस्त हो जा रहा है। और अगर आप वोट चोरी की बात को अपने, मैं हालांकि इस पर एक बहुत लंबा वीडियो आप लोगों के लिए कर चुका था, अगर वो वोट चोरी की इस बात को अपने तमाम लोगों को दिखा देता है तो आप ये मान लीजिए कि फिर इसके बाद किसी भी चुनाव की जीत का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो एक बड़ा हिस्सा है वो ये मान लेगा कि ये जीत जो है जनता की जीत नहीं, ये वोट चोरी की जीत है। वो किसी भी तरफ से कहा जा सकता है, यानी इसमें चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह की राजनीति। अब जो सबक है, सबक सबसे बड़ा ये है कि लंबे समय से चुनाव सुधारों की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस देश में चुनाव सुधार हो। एसआईआर का मुद्दा आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बहस हुई जिसमें सरकार डिफेंसिव पोजीशंस पे, सरकार या चुनाव आयोग, इसलिए क्योंकि आप प्राण प्रण के साथ इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने ऐसे कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनके लिए लड़ना पड़ेगा, जिसमें चुनाव की सेंसिटिविटी, चुनाव की पवित्रता पर एक बड़ा, चूंकि ये लगातार आरोप और विपक्ष के लोगों को उन पर यकीन है, क्योंकि जातिवाद के आधार पर जिस राजनीति का चल रहा हो, आज बड़ा अच्छा एक डाटा भी आया था वंशवाद को लेकर कि किस तरह से वंशवाद तमाम पार्टियों में भी, कांग्रेस में तो खैर 32% पाया गया, बीजेपी भी 21% के साथ है, और बहुत सारे लोग, और ख़ासतौर से जो रीजनल पार्टियां हैं वो तो कम्प्लीटली वंशवाद से हैं। तो इसलिए उनको ये वोट चोरी का मुद्दा बेहतर लगता है। आपको मालूम है कि एक पार्टी के सजा याफ्ता अध्यक्ष हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो चुनाव आधे अधूरे चुनाव सुधारों के साथ अपने कुछ फ़ायदों के लिए जिस तरह का चुनाव पार्टियों ने किया था उसको अब बदलने की ज़रूरत है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे सबक को नहीं देख रहे हैं नेपाल के, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती इस देश के लिए आने वाले समय के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि
चुनाव सुधार में एसआईआर को कह दिया है चुनाव आयोग ने कि वो पूरे देश में कराएगा, लेकिन क्या वो बंगाल में होगा? क्या बंगाल में जिस जगह पर डेमोग्राफी बदल चुकी है, जहां तमाम चीज़ें हो चुकी हैं और वहां अब चुनाव में वोटिंग में जीत और हार घुसपैठिए तय कर रहे हैं, वहां वो करा सकता है? लेकिन इसके लिए जब सरकार को अगर केंद्रीय कानून, केंद्रीय बल या केंद्रीय एजेंसियों की मदद होगी तो क्या मोदी इस स्थिति के लिए तैयार हैं? क्या वो चाहेंगे कि यदि उनको इस राज्य को, सरकार को हटाना पड़े वैधानिक तरीके से, तो क्या इसके लिए तैयार हैं? दरअसल अब सबसे बड़ा मुद्दा जो होने जा रहा है वो चुनाव सुधार का हो रहा है, और उस चुनाव सुधार के लिए अभी कल अश्वनी उपाध्याय की एक बड़ी अच्छी रीट फाइल हुई है, जिसमें चुनाव के राजनीतिक दलों पर, चूंकि पिछले कुछ समय आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी सैकड़ों पार्टियों पर सर्चेज हुई हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया है, और ये चंदा लेने के बावजूद वो पार्टियां कभी चुनाव नहीं लड़ी, उन्होंने कभी उम्मीदवार नहीं उतारे। हजारों करोड़ के चंदे, ये चंदे इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह का पार्टी का नियमन है, जिस तरह अभी चुनाव में पार्टी का आप जाकर चुनाव में अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो करा सकते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ते लेकिन आप चंदा ले सकते हैं और उसके बाद 20% अपने पास रख के 80% वापस कर सकते हैं, यानी काला धन सफ़ेद कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ें हो गई। तो आप उस पर सुधार की ज़रूरत नहीं, उस पर आप नहीं लड़ रहे। तो ये जो पार्टियां हैं, किस तरह की पार्टियां हो सकती हैं, ये पैसा कहाँ जा सकता है, ये पैसा किन किन संगठनों को मिल सकता है, वो संगठन इसका क्या क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें तो अभी बहस में आई नहीं। इन पर तो अभी कोई बहस ही नहीं कर रहा है कि आखिर इन सब का हो क्या रहा है। चुनाव सुधारों में लंबे समय से काले धन पर रोक की मांग होती रही, लेकिन इस सरकार ने भी जो किया वो कम से कम मुझे लगता है कि अरुण जेटली साहब को ये समझ में, पता नहीं वो किस तरह से ये इसको बताते रहे और देश को उन्होंने समझाने की कोशिश की, और ये सरकार उसको मान रही है कि देने वाले का पता नहीं। किसी भी चुनाव में नहीं हो सकता, किसी भी चुनाव को आप वैधानिक तौर पर इस तरह साफ नहीं कर सकते अगर आपके जो लोग हैं उनको ये पता ना चले कि इस पार्टी को चंदा किन लोगों ने दिया, किस किस उद्योगपति का चंदा आया हुआ है, किन किन लोगों ने इस पार्टी को पैसा दिया है। वो कहते हैं कि इससे चुनाव प्रक्रिया साफ नहीं हो सकती है। ये दलील, अजीब सी दलीलें थी कि साहब वो पैसे नहीं देंगे। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, आपको चंदा लेना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि साहब हम सजा नहीं देंगे, नहीं तो लोग अपराध करना नहीं छोड़ेंगे, हम सजा देंगे ही नहीं, इससे लोग हट जाएंगे। ये कोई लॉजिक हो ही नहीं सकते इस तरह की अदालतों में। जैसे मैंने आपको कहा था, लगातार यही हो रहा है कि साहब अब ये पार्टी इसने छुपा के दे दिया इस पार्टी, और बाद में पता चलता है कि उसको ठेके मिल रहे हैं, किसी को इंजीनियरिंग के ठेके मिल रहे हैं, किसी को कुछ। तो अगर वो जेन्युइन पार्टी भी है जिसको ठेका मिलना ही है, लेकिन वो छुप के चंदा दे रही है, तो लोगों के जहन में ये सवाल खड़े होंगे। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा था काला धन, और उस धन को अभी तक उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है। चंदे पर ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना होगा, क्योंकि आगे हजारों करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ होगा इस देश में। पूरी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि किस तरह से कुछ सोशल मीडिया जो है वो कैसे तैयार। अब आप सोचिए कि उनमें से किसी का भी ना तो जब हिंदुस्तान में नहीं है उनका मुख्यालय, या उनकी हिंदुस्तान जैसी दुनिया के ताकतवर देश को उनको कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, तो नेपाल जैसे देश में वो क्या कर सकते हैं, वो कहर ढाल सकते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी का एक देश किस तरह से पूरा तहस नहस हो गया। और उसमें ज़रूरी नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, उस पूरे हिस्से में जो सड़कों पर आपने भीड़ देखी, अगर आप उसको काउंट कर लेंगे तो सब जगह मिलाकर 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हदाहदी में वो आप सड़कों पर देखे गए लोगों को अगर आप कभी भी काउंट करना चाहें, और ये मुझे लगता है हो भी सकता होगा, टेक्नोलॉजी ये कर सकती है, ड्रोन से या उन सब से देखा जा सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया होगा। यानी 10-15 लाख लोगों ने बाकी 3.25 करोड़ लोगों के भाग्य का निर्धारण कर दिया, भले ही उनका कुछ ना हो। हासिल क्या हुआ आप ये देखिए कि वही वहाँ से पूरे जो न्यायाधीश हैं महाभियोग में जिनको रखा गया था, हालांकि उन्होंने अभी तो देश के प्रति हमारे सदिच्छा जाहिर की है, लेकिन वो देखते हैं कब तक रहेगा क्या है, क्योंकि वहाँ की राजनीति में पिछले बहुत लंबे समय से कुछ और ही खिलता रहा है। तो वो अब आप ये सोचिए कि वो उसमें मंत्रिमंडल में फिर वही होंगे, और पार्टियों के साथ डिस्कशन करने के बाद किया गया। यानी जिन पार्टियों को हटाने की लड़ाई लड़ी, उन्हीं पार्टियों के नेताओं के साथ बाकायदा सेना को और उसको उनसे स्वीकृति लेनी पड़ी, उनके साथ बात करनी पड़ी। अब वो तैयार हो रही हैं, माफ कीजिएगा, अगर चुनाव होगा तो चुनाव में वो हिस्सा लेंगी। अब वो देखना होगा, मैंने कल भी अपने लाइव में बोला था कि ये देखना पड़ेगा कि वो ये जो उनकी सफाई का अभियान होगा,
जिसमें वो कह रही हैं कि कतई भी शिथिलता नहीं बरती जाएगी, कोई राहत नहीं दी जाएगी, तो उसके बाद होगा क्या? क्या पार्टियों पर बैन लगेगा? क्या पार्टी के उम्मीदवारों पर लगेगा? तो लिहाजा ये सबसे बड़ी बात है कि काला धन, दूसरा आपराधिक जो वो है, गंभीर आपराधिक तय अभी इस देश में, इसके बावजूद कन्विक्शन के बाद जो हो रहा है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। कन्विक्शन होने के बाद, सजा होने के बाद उस आदमी के साथ कैसे कोई पॉलिटिकल रिश्ता, कोई पॉलिटिकल पार्टी रख सकती है? तो ये एक आधा अधूरा वो था ये भी बदलाव कि साहब आपने देखा, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, कि मित्रसेन यादव का सबसे बड़ा उदाहरण था। मित्रसेन यादव उत्तर प्रदेश से, बाद में समाजवादी पार्टी, पहले कम्युनिस्ट, और एक मामले में आजीवन कारावास, बाद में वो माफ़ किया गया राष्ट्रपति ने, लेकिन उसके बाद चुनाव लड़ लिया गया। ये कौन सा लॉजिक हो सकता है? राष्ट्रपति अपराध कैसे माफ़ कर सकते हैं? जो अपराधी है वो तो अपराधी था, कोर्ट से फैसला था, तो उसके बाद आप उसको माफ़ी कैसे दे सकते हैं? यानी चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है? लड़ा गया, उस पर कोई बड़ी चीज़ लॉ नहीं हुई। अब आप लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव हैं, सजा याफ्ता हैं, लेकिन वो पार्टी तय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो चुनाव लड़वा रहे हैं, जबकि उनके साथ किसी भी नेता का, किसी भी उनके समर्थन का प्रत्यक्ष या परोक्ष कुछ भी अगर हो, तो उस राजनीतिक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निरस्त किया जाना चाहिए, उस पॉलिटिकल पार्टी को निरस्त किया जाना चाहिए, सीधा सा। क्योंकि बहुत कठोर आपको राजनीतिक, अब ये सीमा अब इस तरह नहीं चलेगी, ये दुनिया बदल गई है। इस दुनिया में स्टेक्स इतने बड़े हो गए हैं पॉलिटिक्स में, राष्ट्रों की इकोनॉमी इतनी बड़ी और उसके तबाह करने के तरीके भी इतने अलग आ गए हैं कि अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आप नुकसान में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और उस पर आज तक ये हो रहा है। चुनाव के लिए अगर SIR है तो पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि जो लोग मरे हैं, जिन लोगों ने बदला है, जो झूठ से आए हैं, उनको ज़रूर करना होगा, उनको दूर करना होगा। नहीं करेंगे तो आपको ये सब भुगतना होगा। ये सब नेपाल के सबक हैं जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं। संजीव बालियान तो महज एक वो है। और इसके अलावा आंतरिक लोकतंत्र, राजनीतिक दलों का रेगुलेशन, अभी वो जो PL फाइल हुई है राजनीतिक दलों पर, देखिए धार्मिक आधार पर कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे बनाई जा सकती है? आप सेकुलर लिख रहे हैं, उस संसद में उसमें शामिल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले ये माना गया था कि भारत का संविधान ऑटोमेटिक ही अपने आप ही स्वतः ही जो है सेकुलर है, लेकिन उसके बाद सरकार ने उसमें और डाला, चूंकि मुस्लिम वोटरों की ज़रूरत कांग्रेस को उस वक्त इमरजेंसी के बाद थी, श्रीमती इंदिरा गांधी को मालूम था कि ये हमको चाहिए, तो वो डाला गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके डाले जाने के बावजूद आपके देश में धर्म के आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं, उनके लिए वोट है और वो खुलकर सपोर्ट करते तो इस पर देखना पड़ेगा कि वो चुनाव कराती हैं, नहीं कराती हैं। और एक बार बार कहा जा रहा है कि 50 वो जो लोग हैं, चाहे 5,000 ही वोट पड़े, मतदाता वहाँ 5 लाख हैं, लेकिन 5,000 वोट में जो ज़्यादा लेगा वो जीत जाएगा। इस बात को लेकर बहुत बार चला है कि मिनिमम कुछ ना कुछ संख्या होनी चाहिए, जितना जीतने वाले को हासिल होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे देशों में तो ये भी है कि किसको कितना परसेंटेज वोट मिला उसको उतनी ही संख्या में सीटें अलॉट की जाती हैं, लेकिन वो शायद आप नहीं, इस देश में वो शायद नहीं किया जाए। लेकिन इन पर डिस्कशन तो होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का तो आपने देखा ही है, और चुनाव आयोग के उस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से वोटर लिस्ट, EVM, प्रवासी वोटिंग और आयोग की शक्ति, इस पर ज़रूर बहस करनी चाहिए, वरना ये चुनाव में इस बार वोट चोरी का मुद्दा लोगों के जहन तक पहुंचकर, मतलब वो जीत हार की बात नहीं हो रही। वोट हो सकता है कि पार्टियां रिटेन जो करे सत्ता में, मान लीजिए यही पार्टी रिटेन करती है और इसको जेन्युइन वोट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, ये तय नहीं कर रहे हैं कि ये वोट चोरी के मुद्दे को वंस फॉर ऑल तय नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कोर्ट की मानेंगे नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, और आपको लगेगा इससे, तो देखिए आपका वोटर आपके साथ ही खड़ा था, दूसरा विपक्ष का वोटर के साथ खड़ा है, तो वो एक दूसरे, तो जब तक ये तय नहीं होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो लक्ष्मण रेखा है, एक लाइन है, उसको लागने से कम आप उसका हिस्सा नहीं रहेंगे, तब तक आप बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर इस देश में आगे इस तरह की अव्यवस्था जैसी हमने नेपाल में देखी है उससे बचना है, जैसी बांग्लादेश में देखी है, तो हमको कुछ काम
बिना ये सोचे हुए कि इनका नुकसान या फायदा क्या होगा, इनको पार्टी को उनको करना होगा, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कीमती है। ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जनता की, चूंकि जनता के अंदर अगर शक पैदा होता है, जिसको करने में लगी हुई हैं विपक्ष पार्टियां, क्योंकि मुद्दे पर बात नहीं है, उनको लगता है वोट चोरी का मुद्दा उनको ऐसे लग गया क्योंकि एक लंबी हार के बाद आपको अपनी नाक बचानी है। नकटे को नारायण दिख रहा है, वो नाच रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को इस पर खुलकर आना होगा, खुलकर टकराना होगा और खुलकर चुनाव आयोग की शक्तियों का जो निष्पक्ष दिखे और एक लक्ष्मण रेखा तमाम पार्टियों के लिए तय करनी होगी, तभी इस पर हम लोग नेपाल से जो हमको सबक हासिल हुआ उसको देख पाएंगे। नमस्कार।